अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अमेरिका और इजराइल अब ईरान के खिलाफ एक नया मंसूबा रचा रही है। एक ऐसा मंसूबा जो पहले कभी आजमाया नहीं गया। वो ईरान को चारों तरफ से ज़मीन पे घेरना चाहते हैं, उसकी हर सरहद को बंद करना चाहते हैं, रास्ता बंद करना चाहते हैं ताकि ईरान ना कुछ बाहर भेज सके और ना कुछ अंदर मंगवा सके। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है और वो पेच पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है दोस्तों। CIA और मोसाद परेशान है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कुछ पता नहीं चल रहा है और उनको ढूंढने के लिए दुनिया की दो सबसे बड़ी एजेंसीज ने अपने बेहतरीन जासूस छोड़ दिए, लेकिन अभी तक वो गायब हैं। इस पर मैं आपको एक ताज़ा रिपोर्ट दूंगा। फिर एक और अहम बात होगी। अमेरिका अब खलीज से अपने अड्डे समेटने की कोशिश कर रहा है। वो जंग जो ईरान को गिराने के लिए शुरू की गई थी, अब अमेरिका को ही गल्फ से निकालती दिखाई दे रही है। यानी वो अमेरिका जो ईरान को ख़त्म करने आया था, वो अब यहां से दुम दबा के भागने जा रहा है। और आखिर में एक बड़ा हैरानकुन वाकया हुआ है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा शायद, स्पेन को हिला के रख दिया है। इजराइल ने स्पेन को सबक सिखाने की हामी भरी थी और ऐसा लगता है कि शायद वो काम शुरू हो चुका है। तो चलिए नाज़रीन, आगाज करते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक रिक्वेस्ट मैं आपसे इसलिए करता हूं क्योंकि आपको मालूम है, आप भी जानते हैं कि ये वीडियोस, ये खबरें, ये तज्जिए कहीं नहीं मिलेंगे। चैनल सब्सक्रिप्शन में आप ही का फायदा है। और दूसरा, फेसबुक पे मुझसे लाइव बात कीजिए। मैं लाइव आता हूं वहां पे हफ्ते में 2 से 3 बार और आपकी लाइव कॉल्स लेता हूं, आपके तज्जियों को बराह रास्त शामिल करता हूं। उसके लिए पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, आपने सब्सक्रिप्शन भी करनी है। सबसे पहले आप इस नए मंसूबे को समझिए। बात ऐसी है कि अमेरिका और इजराइल महीनों की जंग के बाद भी ईरान को झुका नहीं पाए। ईरान मुज़ाकरात की मेज पे वापस नहीं आया। अब उन्होंने एक नई चीज सोची है। ये ब्रिटिश अखबार है टेलीग्राफ, उन्होंने खबर ब्रेक की है। समंदर में तो ईरान पे पहले से नाकाबंदी है, यानी उसके समुद्री रास्ते बंद हैं। अब वो उसकी जमीनी सरहदें भी बंद करना चाहता है और इसके लिए वो ईरान के साथ जो पड़ोसी हैं उन पर दबाव डालना चाहता है। नाउ दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से पड़ोसी है? इराक, जिनके सरहदें मिलती हैं, तुर्की, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और पाकिस्तान। मंसूबा यह है कि इन मुल्कों को राजी किया जाए कि वो ईरान के साथ अपनी सरहदें बंद कर दें। और एक सीनियर इजरायली अफसर ने टेलीग्राफ को कहा, जो इसकी सोच की अक्कासी करता है, उसने कहा कि अगर हम सिर्फ जमीन बंद कर दें तो फर्ज कीजिए ईरान ना कुछ बाहर से ला सकेगा, ना कुछ बाहर भेज सकेगा। फिर क्या होगा? फिर सोचिए, अब इसका मतलब समझिए। ये एक तरह का गला घोंटने वाला मंसूबा है। जैसे किसी घर के सारे दरवाजे आप खिड़कियां बंद कर दें ताकि लोग दम घुट के मर जाएं। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ी अहम चीज है जो समझना जरूरी है। रिटायर्ड अमेरिकन जनरल है शॉन मैकफेरल्ड, उनका तज्जिया है इस पे। वो कहते हैं कि ये तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि ईरान की सरहदें इतनी लंबी हैं कि कुछ पड़ोसी ईरान के इतने करीब हैं कि उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। आप चाहकर भी वो सरहदें बंद नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी रुकावट जो है वो है इराक और पाकिस्तान। और अब वो पेच जिसका मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था, पाकिस्तान। क्योंकि देखिए, इस पूरे मंसूबे में पाकिस्तान ईरान सरहद सबसे अहम ज़मीनी रास्ता है। तो क्या पाकिस्तान ये सरहद बंद करेगा? इसका जवाब है, इसका इम्कान नहीं है, नामुमकिन है। क्यों? 3 वजूहात मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली, पाकिस्तान इस जंग में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। उसने अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह की कोशिश करवाई थी। उसकी पूरी पॉलिसी तनाव कम करने की है, किसी एक तरफ खड़े होने की नहीं है। दूसरा, माशी मफाद। पाकिस्तान और ईरान दोनों अपनी तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। अभी उनके दरमियान तिजारत जो है वो $3 अरब है और दोनों इसे $10 अरब तक ले जाना चाहते हैं। और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों की जो मईशत है वो इस तिजारत पर चलती है। सरहद बंद करने से खुद पाकिस्तान को नुकसान होगा। नंबर 3, तारीख। माजी में भी समंदरी नाकाबंदी के बावजूद पाकिस्तान ने ज़मीनी रास्ते से सामान की आमदोरफ्त की इजाज़त दी थी ईरान को। यानी पाकिस्तान अमरीकी दबाव के सामने पूरी तरह सर नहीं झुकाया, उसने पास्ट में भी और आज भी। इसीलिए तज्जियाकार कहते हैं कि पाकिस्तान इस सरहद को बंद करने की बजाय अपने कंट्रोल में और अपने मफाद में रखने की कोशिश करेगा। शायद कुछ प्रेशर में वो सरहद पे चेकिंग थोड़ी सख्त कर दे, लेकिन
पूरी तिजारत रोकना उसकी पॉलिसी के खिलाफ होगा। और अब मैं आपको इसी खित्ते की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की तरफ लेकर चल रहा हूं। आपने मेरी वीडियो में साथ बंधे रहना क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। सऊदी अरब लेकर चलता हूं और यहां पर सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है दोस्तों। ये उसी का हिस्सा है जो मैंने आपको पहले बताई एक बात। उसने एक बैनुल अक़वामी समंदरी इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया। ये खित्ते की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। किसके लिए? बहरे अहमर यानी रेड सी में हौसियों के हमलों से तिजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए। ये समझे क्यों हुआ? आपको पता है हौसियों ने सऊदी अरब के जहाज़ों पर रिसेंटली समंदरी नाकाबंदी लगा दी थी और सऊदी का तेल अब ज़्यादातर इसी रेड सी के रास्ते जाता है क्योंकि हुर्मुज़ पहले से ही बंद है। तो सऊदी अरब ने 30 जुलाई को रियाद में 43 मुल्कों के नुमाइंदों को बुलाया और 14 मुल्कों ने इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने पर दस्तखत कर दिए। इनमें कौन कौन है? कुवैत, बहरीन, कतर, उर्दन, तुर्की, इजिप्ट, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान, जिबूटी, सोमालिया और यमन। और सबसे अहम कि इसके सबसे बड़े फौजी जो शरीक हैं, आप जरा ये सुनिएगा और आप लोग हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, इसमें और भी लोग हैं, और भी मुल्क हैं। सबसे बड़े कौन से? पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट, जिनकी मुस्लिम दुनिया की सबसे ताकतवर और बड़ी फौजें हैं। ये 3 मुल्क भी इसका हिस्सा हैं। लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है, अमेरिका इस इत्तेहाद में शामिल नहीं हो रहा और किसी भी यूरोपीय मुल्क है उसने भी इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। यानी ये पहली बार हुआ है कि खलीज की हिफाजत के लिए एक इत्तेहाद बन रहा है जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और सऊदी अरेबिया खुद इसका बानी है, उसका सरबराह है और उसका मरकजी दफ्तर रियाद में होगा। और गार्डियन अखबार के मुताबिक सऊदी अरेबिया दिखाना चाहता है कि वो अपने तेल की सनत का दिफा कर सकता है, लेकिन ईरान के साथ एक वसी जंग से बच भी सकता। समझ गए आप? और अब वो चीज जो इस पूरी जंग का सबसे बड़ा मोड़ है दोस्तों, हम उस मकाम पर आ गए हैं। ये है एक इजरायली तज्जियाकार शाइल बेन एफ्राइम। इसने इसके ऊपर से पर्दा उठाया है। वो कहता है कि अमेरिका अब गल्फ से अपने फौजियों को वापस बुलाने की कोशिश में है। ये बहुत बड़ी खबर है, छोड़ के मत जाइएगा वीडियो यहां पर दोस्तों। और ये सिर्फ उसका दावा नहीं है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि सेंटकॉम, अमेरिकन सेंट्रल कमांड जो है वो बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब के अड्डों को छोटा कर चुकी है, महदूद कर चुकी है या कुछ को पूरी तरह बंद करने पे गौर कर रही है और उनका काम इजराइल के नए अड्डों पे मुंतकिल करने पे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब खलीज के ये अड्डे ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स की जद में बहुत करीब हैं। बहरीन को ईरान से सिर्फ 240 किलोमीटर का फासला है और WSJ के मुताबिक, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को तकरीबन $400 मिलियन का नुकसान पहुंच चुका है अब तक। और पूरे 20 से ज़्यादा अमेरिकन जो तंसीबात हैं वो इस वक्त तबाह हो चुकी हैं। और साबिक सेंटकॉम कमांडर हैं जनरल मैकेंजी, उन्होंने खुद कहा था कि अपनी फोर्सेस को मगरिब की तरफ ले जाना चाहिए इजराइल समेत, क्योंकि उनके मुताबिक इजराइल में अमेरिकन फौज ज्यादा महफूज रहेगी। अब बेन एफ्राइम का जुमला सुनने के लायक है। वो कहते हैं कि अगर कभी ईरान इस जंग में जीत रहा है तो उसकी सबसे बड़ी अलामत जो है वो ये है, जंग ईरान को गिराने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये अमेरिका को यहां से निकालने के लिए अब काम आ रही है। और इसी का एक छोटा मगर अहम हिस्सा दोस्तों वो है कुवैत। मैं आपको एक और अहम मोड़ पे ले आया हूं। मारियो नौफल ने इसको ब्रेक किया है खबर को। कुवैत वही मुल्क है जिसे अमेरिका ने 35 साल पहले आज़ाद करवाया था और अब वही कुवैत अमेरिका की बहुत बड़ी फौजी मौजूदगी पे दोबारा सोच रहा है, रिवाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स ने कुवैत के बिजली घरों, पानी साफ करने वाले प्लांट्स, हवाई अड्डे और जो बंदरगाहें हैं उन पर सैकड़ों हमले किए और मार्च में एक अमेरिकन तंसीब पर हमला हुआ है। ईरान ने आज फिर उर्दन की आवाम का शुक्रिया अदा किया कि मैं आपका बहुत मशकूर हूं उर्दन की आवाम कि आप हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अमेरिकन अड्डों की जहां पर हम हमले करते हैं। और इस महीने एक हमले के बाद कुवैत का एक डिसैलिनेशन प्लांट, पानी साफ करने वाला प्लांट जिस पे जिंदगी बसर करते हैं, और एक पावर स्टेशन, वो जल के राख हो गया। अब समझिए कितना खतरनाक है। कुवैत का 90% से ज़्यादा पीने का पानी इसी डिसैलिनेशन से आता है, यानी समंदर के खारे पानी को मीठा बनाने से। और जब वो प्लांट तबाह हो जाए तो पूरे मुल्क का पानी खतरे में पड़ सकता है। और कुवैत में इस वक्त जो है वो 13,500 तक अमेरिकन फौजी थे, लेकिन अब कुवैत जो है वो ये सीख चुका है
कि अब ये मुमकिन नहीं रहेगा। कुवैत यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस पे बड़ी कमाल का तबसरा किया। वो कहते हैं 1990 की दहाई में अमेरिकी मदद एक रिवायती हमले का जवाब थी, यानी जब टैंकों की फौज आई थी। लेकिन आज का खतरा वैसा नहीं है, आज का खतरा हवा से आता है, ऐसे पड़ोसी से जिसे कोई टैंकों की फौज रोक नहीं सकती, यानी ईरान की बात हो रही है। और इसीलिए कुवैत ने भी पाकिस्तान के साथ एक नया दफाई मुआहदा कर लिया। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कुवैत ने भी वैसा ही मुआहदा किया है पाकिस्तान के साथ जैसा सऊदी अरब ने किया था। और यहां पर एक चीज जो साफ हो जाती है, वो अड्डे जो ढाल बनने वाले थे वही मिसाइलों के आने की वजह बन गए दोस्तों। और यहां पर वो कहानी मैं लेकर आऊंगा जिसका मैंने आपसे शुरू में वादा किया था। दुनिया की दो सबसे बड़ी और दो सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसीज हैं, CIA और मोसाद। दोनों एक शख्स को ढूंढ रहे हैं और दोनों जो है वो नाकाम हो रहे हैं। उस शख्स का नाम है मुज्तबा खामेनेई। जी हाँ, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के मुताबिक मोसाद और CIA हर तरीका आजमा चुके हैं। उन्होंने सिक्योरिटी कैमरास तक रसाई हासिल करने की कोशिश की, ख़ास ट्रैकिंग टूल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। और समझिए ये कैसे मुमकिन है। मुज्तबा खामेनेई ने अपने वालिद अली खामेनेई की मौत के बाद मार्च 2026 में सुप्रीम लीडर का ओहदा संभाला और उस वक्त से तकरीबन 5 महीने वो किसी अवामी तकरीब में नज़र नहीं आए हैं। ना कोई तकरीर, ना कोई वीडियो पैगाम। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फरवरी के हवाई हमले में ज़ख्मी हुए थे और उसके बाद से वो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हर मोबाइल, हर लैपटॉप एक सिग्नल छोड़ता है और उसी सिग्नल से जासूसी एजेंसीज आपका जो मकाम है वो ढूंढ लेती हैं। इसीलिए मुज्तबा खामेनेई जो पैगामात हैं वो सिर्फ हाथ से लिखे खतूत के ज़रिए देते हैं। जो एक ख़ास कासिद है जो अपने ही हाथ से वो पैगाम आगे तक पहुंचाता है और उसका असल जो मकाम है सिर्फ 2 या 3 लोगों को पता होता है। जासूसी एजेंसियों का ये ख्याल है कि वो तेहरान की ज़मीन दोस्त सुरंगों या फिर ये कुम के करीब एक फ़ौजी बंकर है वहाँ पर छुपे हुए हैं। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि पता नहीं वो ज़िंदा भी हैं या नहीं है। और ये इस पूरे मामले की सबसे दिलचस्प बात है कि एक तरफ दुनिया की 2 सबसे ताकतवर एजेंसीज अपनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ, अपनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ वो ढूंढ रही हैं, और दूसरी तरफ एक आदमी जो सिर्फ कागज़ और कलम से उन्हें चकमा दे रहा है। अब सोचिए कि किस कदर स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस इस वक्त ईरान के पास होगी, क्योंकि कभी कभी जो सबसे पुराना तरीका होता है वो सबसे नई टेक्नोलॉजी को हरा भी देता है दोस्तों। तो अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ एक बड़ी अहम खबर जो कि मैंने आपसे शेयर करना मुनासिब समझा। आज बहुत सी वीडियोस आपने वायरल होती देखी होंगी जहां पर स्पेन की सरहद पे मराकश के कुछ इमिग्रेंट्स हैं, महाजरीन हैं, उन्होंने धावा बोल दिया। और यही मैंने आपको बताना था कि मिडिल ईस्ट से दूर हो रहा है ये काम, लेकिन इसका ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 जुलाई स्पेन का एक छोटा शहर है, उसका नाम CEUTA है। क्यूटा है, स्यूटा है, मुझे इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मेरी रहनुमाई फरमा दीजिएगा। ये शहर अफ्रीका में है लेकिन स्पेन के कंट्रोल में है, समझ गए। और उस दिन एक ही दिन में तकरीबन 50,000 तारिकीन वतन मराकश की तरफ से इस शहर में घुस आए। कुछ तैर कर आए, कुछ ट्यूब पर आए, यानी समंदर के रास्ते आए बाय द वे। और इस भगदड़ में कम से कम 18 से 34 लोग मारे गए हैं दोस्तों। ये जो पूरी आबादी है इस शहर की सिर्फ 85,000 है, यानी एक ही दिन में उस आबादी का एक बड़ा हिस्सा सरहद पार कर आया। शहर पूरी तरह बेबस हो गया। स्पेन की फौज वहां पर बुलाई गई। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि यह हुआ क्यों। अब मैं इसका ताल्लुक जोड़ूंगा मिडिल ईस्ट से, आप लोग हैरान रह जाएंगे दोस्तों। तज्जियाकार हैं कैथलीन टाइसन, उन्होंने बड़ी दिलचस्प यहां पर बात लिखी है। वो कहते हैं कि यह सिर्फ एक आम हिजरत नहीं हो सकती, यह एक सोचा समझा अमल है और इसका मकसद है स्पेन को सजा देना। किस बात की सजा? क्योंकि स्पेन ने मई 2024 में फ़लस्तीन को एक रियासत तस्लीम किया था। यह पहला यूरोपीय मुल्क था। और फिर उसके बाद स्पेन ने इजराइल पे हथियारों की पाबंदी भी लगाई थी। और स्पेन के वज़ीर आज़म ने गज़ा में इजरायली कार्रवाइयों को नस्ल कुशी कहा था। और आपको याद होगा जब फुटबॉल का मैच हो रहा था तो अर्जेंटीना को इजराइल सपोर्ट कर रहा था और जितने भी अहले गज़ा हैं वो स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे। और जो स्पेन का खिलाड़ी है, उसका नाम मुझे भूल गया, जिसको एक तरह से बैन ऑफ द मैच बनाया गया है, वो भी फ़लस्तीन के नारे लगा रहा था।
और यहां पर टायसन एक बड़ी कमाल की बात याद दिलाती हैं कि अप्रैल 2026 में नेतन्याहू ने स्पेन को खुली धमकी भी दी थी कि जो मुल्क इजराइल के खिलाफ ऐसी जंग लड़ेगा वो फौरन कीमत चुकाएगा, यानी सिफारती जंग लड़ेगा। और मोरक्को, मराकश, जिसके इजराइल से अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत करीबी ताल्लुकात हैं, उसकी तरफ से यह सरहदी दबाव टायसन के मुताबिक स्पेन पे दबाव डालने का जरिया हो सकता है। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा अगेन, ये एक मजबूत तज्जियाती दावा है, मुकम्मल सबूत नहीं है। और जो अफवाहें बिजली काटने या ट्रेन हादसों की थी वो झूठी साबित हो चुकी हैं फिलहाल। लेकिन नाजरीन, जब इजराइल कोई धमकी देता है तो वो उस धमकी को पूरा करने की सलाहियत रखता है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्पेन के शहरों में तारकीन वतन की जो तादाद है वो समंदर में तैर के स्पेन के शहर में जा घुसे और स्पेन कोई कुछ कर भी ना सके। और तादाद भी देखिए 50,000 के करीब लोग हैं। इन लोगों को मोटिवेट किसने किया, ये भी तो अपने आप में एक सवाल है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।